हेलो दोस्तों, मैथ्स करनी चैनल में आपका स्वागत और अभिनंदन है। आज हम सूक्ष्म जीवों के बारे में अध्ययन करेंगे। जीवों में परिवहन किस प्रकार से होता है उसके बारे में अध्ययन हमने पिछली वीडियो में कर लिया था, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आपने वो वीडियो देख करके अच्छी तरह से नोट्स बना लिए होंगे। तो अब हम शुरुआत करते हैं। ऐसे जीव जो इतने छोटे होते हैं कि नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं, सूक्ष्म जीव कहलाते हैं, यानी कि बहुत ही छोटे होते हैं, ठीक है। जिसे हम आंखों से नहीं देख सकते, इसलिए इनको जीवों को देखने के लिए किसी न किसी यंत्र की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। यानी कि ऐसे जीव हम सूक्ष्म दृष्टि से देख सकते हैं। जैसे देखो, नम ब्रेड या रोटी पर वर्षा ऋतु में सफ़ेद या काले हमें धब्बे दिखाई देते हैं, वो सूक्ष्म जीवों के कारण ही होते हैं। सूक्ष्म जीवों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है जीवाणु, दूसरा है कवक या फंजाई, तीसरा प्रोटोजोआ और एक चौथा है शैवाल। और यदि आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब आगे नोट के अंदर क्या लिखा गया है। विषाणु या वायरस सूक्ष्म जीव होते हैं, परंतु अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं, क्योंकि विषाणु या वायरस केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं। जीवाणु पौधे अथवा जंतु कोशिका में गुणन करते हैं। यानी कि इसमें यह बात की गई है कि भाई विषाणु तो होते हैं, सूक्ष्म जीव हैं, लेकिन ये जो ऊपर 4 प्रकार दिए गए हैं उनसे भिन्न होते हैं। ये ऊपर तो दिए गए जीव मतलब पौधों या जंतु कोशिका में गुणन करते हैं, लेकिन ये विषाणु है ना, मतलब समतल अवस्था में वायु में तो रहते हैं निर्जीव। जैसे ये किसी सजीव के शरीर में जाते हैं तो हो जाते हैं ये सजीव, और उसके अंदर गुणन करने लग जाते हैं, ठीक है, और उस जीव या जंतु को मार कर देते हैं। अब हम एक एक करके सूक्ष्म जीवों का वर्णन पढ़ेंगे। जीवाणु यानी इसको हम कहते हैं बैक्टीरिया। जीवाणु ये प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव होते हैं, यानी कि जीवाणु होते हैं प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव होते हैं। और क्षय रोग जिसको हम टीबी कहते हैं, ये वायु द्वारा फैलता है, ये भी जीवाणु द्वारा होता है। हैजा भी जो कि भोजन या जल द्वारा फैलता है, जो कि ये भी होता है जीवाणु द्वारा। टाइफाइड ये भी होता है वायु द्वारा, यानी कि इनके फैलने के ये कारण है। और स्पाइरल जीवाणु और छड़नुमा जीवाणु। नींबू में कैंसर जीवाणु होता है, वो भी वायु द्वारा फैलता है। जो नींबू में रोग होता है वो भी जीवाणु द्वारा होता है। और एथ्रेक्स जीवाणु द्वारा मनुष्य व पशुओं में भी रोग होता है, यानी एक प्रकार के जीवाणु है एथ्रेक्स नाम का, जो मनुष्य व पशुओं में फैलता है। और लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु जो कि दही में पाया जाता है, ये होता है उपयोगी, क्योंकि ये लैक्टोबैसिलस जीवाणु है ना, जो कि दही को जमने में सहायता करता है। बाकी ये सभी रोग है जो कि मतलब जीवाणु द्वारा हो। को कवक को फफूंद कहते हैं, फंगस कहते हैं, ठीक है। कवक बहुकोशिकीय जीव है। कवक वे जीवाणु समूह में रहते हैं, यानी कि कवक और जीवाणु वो एक साथ रहते हैं। अब इनके देखो कवक के उदाहरण। राजोपस, ब्रेड मोल्ड कहते हैं इसको, पेनिसिलियम, एस्परजिलस। गेहूं में जो कि रस्ट रोग होता है वो कवक द्वारा ही तो होता है। में प्रोटोजोआ, यानी कि ये भी एक कोशिकीय जीव है, सूक्ष्म जीव। और रोग देखो, मलेरिया और अतिसार प्रोटोजोआ जनित रोग है। जो मलेरिया और अतिसार रोग होता है वो प्रोटोजोआ द्वारा ही होता है। और इसके उदाहरण देखो, यानी अमीबा और पैरामीशियम, ये इसके प्रोटोजोआ के 2 उदाहरण है। अब शैवाल एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय सूक्ष्म जीव है, यानी कि शैवाल एक कोशिकीय होता है और बहुकोशिकीय भी होता है। उसके उदाहरण देखो, क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा, ये 2 शैवाल के उदाहरण हैं। वैसे तो आपको शैवाल के बारे में पढ़ा दिया गया है, क्योंकि ये शैवाल है वो इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और ये अपना भोजन स्वयं बनाता है। ये नदी, तालाबों, जिलों में पाया जाता है। अब विषाणु या वायरस। विषाणु केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं, क्योंकि प्रकृति में निर्जीव और जीव में प्रवेश करते ही ये जीवित हो जाते हैं, क्योंकि ये प्रकृति में तो मतलब रहते हैं निर्जीव, और जैसे ये किसी सजीव के शरीर में जीव में प्रवेश करते हैं तो ये हो जाते हैं जीवित, और उसके बाद उस व्यक्ति को या मतलब किसी जीव को बीमार कर देते हैं, ठीक है। अब मानव रोग देखो, इसके अंतर्गत खसरा, यानी कि इसको हम कहते हैं मिसल्स कहते हैं, वायु द्वारा फैलता है। चिकन पॉक्स वायु या सीधे वायु संपर्क में आने से ये फैलता है। पोलिया ये भी वायु या जल द्वारा फैलता है। और हेपेटाइटिस ए जो भी जल द्वारा फैलता है। और यह होता है विषाणु या वायरस द्वारा होने वाले मानव में रोग। अब ये भी विषाणु या वायरस द्वारा होने वाले पादप में रोग कौन कौन से होते हैं। भिंडी की पित्त जो कि कीट द्वारा फैलता है। और इन्फ्लुएंजा, फ्लू, खांसी, जुकाम, ये सभी है ना वायरस द्वारा ही होते हैं। यानी कि नोट्स है वो बहुत ही शानदार नोट्स हैं। आप इन नोट्स को पहले एक बार पढ़कर ज़रूर देखें, उसके बाद ये देखेंगे भी ये नोट से किस प्रकार से हैं। यानी कि हमने सूक्ष्म जीवों के बारे में अध्ययन कर लिया। अब हम पढ़ेंगे सूक्ष्म जीवों का क्या क्या उपयोग हैं।
सर्वप्रथम वाणिज्यिक उपयोग यानी कि एल्कोहल, शराब एवं एसिटिक एसिड के उत्पादन में भी सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। गेहूँ है, जौ है, चावल एवं फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में यीस्ट द्वारा, यीस्ट एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है, द्वारा एल्कोहल या शराब बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। चीनी के एल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया किण्वन या फर्मेंटेशन कहलाती है। जब चीनी को एल्कोहल में बदलते हैं तो ये प्रक्रिया कहलाती है किण्वन। और सर्वप्रथम किण्वन की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने की थी 1857 में। यानी कि आपको ये खोज करता याद रखना है, ठीक है। लुई पास्चर ने किण्वन की खोज की थी। अब सूक्ष्म जीवों का औषधियों में उपयोग किस प्रकार से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो जीवाणु तथा कवक से अनेक औषधियाँ बनाई जाती है। प्रतिजैविक ऐसी औषधि बीमारी पैदा करने वाले जीवाणु को मार देती है या नष्ट कर देती है, प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहलाती है। जैसे देखो स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोसाइक्लिन, यानी ये है प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक औषधि। एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक उसको कहते हैं जो हमारे शरीर में जो जीवाणु गुणन करते हैं हमें बीमार करने के लिए, ये उसको नष्ट कर देती है ये औषधियाँ। सर्वप्रथम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने फफूंद या कवक से पेनिसिलिन प्रतिजैविक औषधि बनाई थी 1929 में। अब देखो वैक्सीन या टीका, रोगकारक मृत या निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में स्थानांतरण की जाए तो शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुसार प्रतिरक्षा उत्पन्न कर रोगाणु को नष्ट कर देती है। यह प्रतिरक्षा शरीर में सदा के लिए बनी रहे, ऐसी मृत या निष्क्रिय सूक्ष्म जीव को टीका कहते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि भाई रोगकारक मृत या निष्क्रिय जीव है ना, जब किसी शरीर में मतलब प्रवेश कराया जाए तो जो शरीर के अंदर कोशिकाएं होती है ना, वो इन जीवाणु को नष्ट कर देती है। ये प्रक्रिया सदा के लिए बनी रहे, इसलिए इसको हम कहते हैं टीका या वैक्सीन। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी 1798 में। यानी कि एडवर्ड जेनर नाम वैज्ञानिक था, उसने चेचक के टीके की खोज की थी। हैजा से चेचक तथा हेपेटाइटिस आदि बीमारियों को टीके से रोका जा सकता है। यानी आपको पता चला जाता है कि निम्न में से किस बीमारी को टीके से रोका जा सकता है? हैजा से चेचक तथा हेपेटाइटिस। अब देखो मिट्टी की उर्वरकता में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है। यानी कि मिट्टी में उपस्थित जीवाणु वे नील, हरी, शैवाल, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में बदल देते हैं। अब ये दो जीवाणु है ना, जो वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन है ना, उसको नाइट्रोजन यौगिक में बदल देते हैं। यह प्रक्रिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाती है, जिससे मिट्टी की उर्वरकता में वृद्धि होती है। इसे सामान्यतः जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। जैसे साइनोबैक्टीरिया नामक एक जीवाणु होता है जो मिट्टी में रहता है और ये मिट्टी की उर्वरकता में वृद्धि करता है, और जो वायुमंडल की नाइट्रोजन है ना, उसको नाइट्रोजन यौगिक में बदलता है। जीव पर्यावरण के शुद्धिकरण में किस प्रकार उपयोगी है? सूक्ष्म जीव मृत जैविक अपशिष्ट पदार्थों को विघटन कर उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। यह पदार्थ पुनः अन्य पौधों एवं जंतुओं द्वारा पुनः उपयोग कर लिए जाते हैं। यानी सूक्ष्म जीव है जो मृत जीवों को अपशिष्ट पदार्थ है ना, उनको छोटे छोटे विघटन खंडों में तोड़ देते हैं और जिसे वे वापस उपयुक्त पदार्थ बना लेते हैं, और ये उपयुक्त पदार्थ हम पेड़ पौधों में या जंतुओं को देते हैं तो वापस प्राप्त कर लिए जाते हैं। इस प्रकार यह पर्यावरण में उपयोगी है। लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध को दही में बदलता है। जीवाणु वे यीस्ट चावल के आटे का किण्वन करते हैं, जिससे इडली एवं डोसा बनाया जाता है। यानी यीस्ट है वो जनन के दौरान CO2 उत्पन्न करते हैं। CO2 के बुलबुले से खमीर के मैदे का आयतन बढ़ता है, जिससे ब्रेड, पेस्ट्री एवं केक बनाए जाते हैं। यानी कि ये जीवों के कुछ बिंदु है जो कि उपयोगी है। यानी कि लैक्टोबैसिलस जीवाणु से दही बनाई जाती है, और जीवाणु यीस्ट है वो चावल के आटे का किण्वन करते हैं, जिससे इडली और डोसा बनाया जाता है। और यीस्ट है वो अपने जनन के दौरान CO2 उत्पन्न करता है। CO2 से मतलब खमीर का मैदा है उसमें एक आयतन बढ़ जाता है, जिससे ब्रेड, पेस्ट्री और केक बनाए जाते हैं। अब देखो खाद्य परिरक्षण, भोजन को संदूषित करने वाले जीवों से बचाना खाद्य परिरक्षण कहलाता है। यानी कि भोज्य पदार्थ की रक्षा करना। अब उसको हम रासायनिक उपाय से किस प्रकार बचा सकते हैं? यानी अचार में, यानी कि नमक व खाद्य अम्ल व तेल से। जैम एवं स्क्वैश में सोडियम बेंजोएट व सोडियम मेटाबाइसल्फेट परिरक्षण का उपयोग किया जाता है। अचार में नमक और खाद्य अम्ल और तेल का उपयोग किया जाता है, और जैम व स्क्वैश में सोडियम बेंजोएट का सोडियम मेटाबाइसल्फेट का उपयोग किया जाता है। खाद्य परिरक्षण में नमक का भी उपयोग किया जाता है। मांस, मछली, आम, आंवला व इमली के परिरक्षण में इसका उपयोग किया जाता है। चीनी का उपयोग जैम, जेली व स्क्वैश के परिरक्षण में किया जाता है, क्योंकि चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थों की नमी में कमी आती है, ठीक है। और तेल व सिरका में अचार
में डाला जाता है इसको, तेल व सिरका को, ठीक है। और सिरका यानी कि हमें कहते हैं अम्ल एक तरह का होता है ये। गर्म व ठंडा से भी हम खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रख सकते हैं। कैसे? द्रव्य पदार्थ जैसे दूध को गर्म करने पर हानिकारक सूक्ष्म जीव एवं मर जाते हैं। कभी कभार भोजन को रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं क्योंकि ठंडे स्थानों पर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को कम करते हैं। यानी कि ठंडे स्थान है वो जहाँ पर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती है, ठीक है। और गर्म और ठंडा करने पर तो रेफ्रिजरेटर और गर्म करने पर पदार्थों में जो हानिकारक जीवाणु है वो मर जाते हैं। अब पाश्चुरीकरण किसे कहते हैं? दूध को 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं, फिर एकाएक ठंडा करते हैं और उसके बाद में हम क्या कर लेते हैं? भंडारण कर लेते हैं, जिससे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं पाश्चुरीकरण कहते हैं। यानी कि पहले दूध को गर्म करते हैं 15 से 30 सेकंड तक 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर, उसके बाद में उसको ठंडा करके भंडारण कर लेते हैं, जिससे सूक्ष्म जीव वो मर जाते हैं। इस प्रकार हम पेय पदार्थ में पाश्चुरीकरण कर सकते हैं। भंडारण और पैकिंग करके भी हम सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक सकते हैं। पहले हमने पढ़े थे सूक्ष्म जीवों का उपयोग, अब हम पढ़ेंगे सूक्ष्म जीवों से क्या क्या हानियाँ होती है। ऐसे सूक्ष्म जीव जो जंतुओं, मनुष्यों, पादपों में रोग उत्पन्न करते हैं हानिकारक सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव रोगाणु अथवा रोगजनक कहलाते हैं। संचरणीय रोग ऐसे रोग जो संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, संचरणीय रोग कहलाते हैं। जैसे चिकन पॉक्स, क्षय रोग, हैजा, सर्दी और जुकाम, ये संचरणीय रोग है। रोग वाहक वे जीव जो रोगाणु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, रोग वाहक कहलाते हैं। यानी कि जैसे कि भाई कोई जीव है रोगाणु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है, वो जीव कहलाता है रोग वाहक। जैसे घरेलू मक्खी है, यह है रोग वाहक। मादा एनाफ्लीज मच्छर जो प्लाज्मोडियम का वाहक है, यानी जो प्लाज्मोडियम हमें होता है ना, उसका मादा एनाफ्लीज मच्छर है जो इसका वाहक है। इसको मलेरिया परजीवी एक तरह का, ठीक है। और मादा एडिस मच्छर है जो डेंगू वायरस का वाहक है, क्योंकि मादा एडिस मच्छर है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के डेंगू वायरस फैलाता है, इसलिए ये मादा एडिस मच्छर है वो वाहक है। अब देखो जंतुओं में रोग वाहक एंथ्रेक्स एक प्रकार का जीवाणु है, यानी कि ये मनुष्य एवं पशुओं में जीवाणु द्वारा रोग फैलता है। यानी कि एंथ्रेक्स प्रकार का रोग है जो कि मतलब जीवाणु द्वारा फैलता है मनुष्य और पशुओं में। गाय में मुँह एवं खुरपक का जो रोग होता है वो वायरस के द्वारा होता है। अब है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, यानी कि लेग्यूम पौधा है वो दलहन के अंतर्गत आता है। चना है, मटर है, मूंग, मोठ की जड़ों में गांठ या ग्रंथिकाएँ होती है। यानी कि ये पौधे होते हैं ना, इनकी जड़ों में गांठ या ग्रंथिकाएँ होती है, जिससे या जिसमें इन जड़ों में राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। यानी कि ये पौधे हैं ना, इन पौधों की जड़ों में एक राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है जो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायक है। जो नाइट्रोजन का है ना वो उसके स्थिरीकरण करने में इसका योग राइजोबियम जीवाणु का। राइजोबियम जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं। यानी कि राइजोबियम जीवाणु है वो वायुमंडल में वो नाइट्रोजन होती है ना, उसको नाइट्रेट में बदल देते हैं। और नाइट्रेट भूमि के लिए बहुत ही उपयुक्त है। यानी कि नाइट्रेट है वो भूमि में उर्वरता में वृद्धि करने के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त है। अब हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन का चक्र किस प्रकार से होता है। नाइट्रोजन चक्र के अंतर्गत वायुमंडल में नाइट्रोजन होती है 78%। यह प्रोटीन, विटामिन व न्यूक्लिक अम्ल आदि में पाई जाती है। कौन? नाइट्रोजन। अब हम वायुमंडलीय नाइट्रोजन चक्र किस प्रकार से होता है, वो दो प्रकार से होता है। एक तो तड़ित द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है और एक होता है जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। पहले हम पढ़ेंगे तड़ित द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। ये नाइट्रोजन है, जब तड़ित या बिजली चमकती है तो जो वायुमंडल में नाइट्रोजन है ना, ये बिजली नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में बदल देती है तड़ित द्वारा, ठीक है। और जब ये नाइट्रोजन यौगिक बारिश के साथ नीचे गिरते हैं तो ये मिट्टी में चले जाते हैं और ये मिट्टी में नाइट्रोजन यौगिक होती है जो कि मिट्टी में उगे हुए पौधों द्वारा अवशोषण कर ली जाती है। जब इन पौधों को मनुष्य या जंतु खाते हैं तो जब ये जंतु उत्सर्जन या मृत्यु होती है इन जंतुओं की, तो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव है ना, ये इन जंतुओं को में उपस्थित नाइट्रोजन यौगिक को वापस नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं और ये नाइट्रोजन गैस वापस वायुमंडल में चली जाती है। इस प्रकार ये नाइट्रोजन का चक्र
चलता रहता है। यानी कि तड़ती या बिजली चमकती है तो जो वायुमंडल में नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन यौगिक में बदल जाती है। यह नाइट्रोजन यौगिक बारिश के साथ मिट्टी में मिल जाती है और जब ये मिट्टी में मिल जाती है तो मिट्टी में उगे हुए पेड़ पौधे हैं वो इस नाइट्रोजन यौगिक का अवशोषण कर लेते हैं। और जब इन नाइट्रोजन यौगिकों से युक्त पौधों को जब जीव जंतु या खाते हैं तो ये जीव जंतु या पेड़ पौधे हैं वो उत्सर्जन या उनकी मृत्यु होती है। तो जो सूक्ष्म जीव है ना, इन पेड़ पौधों को या जीवों को किण्वन कर नाइट्रोजन यौगिक है जंतु में उपस्थित उसको नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं और ये नाइट्रोजन गैस वापस वायुमंडल में मिली जाती है और इस प्रकार से ये चक्कर चलते रहते हैं। अब देखो जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किस प्रकार से होता है। पहले हम पढ़ेंगे प्रक्रिया, उसके बाद हम डायग्राम से समझाएंगे। वायुमंडलीय नाइट्रोजन जब मिट्टी में घुलती है तो मिट्टी में उपस्थित जीवाणु जैसे राइजोबियम जीवाणु है नाइट्रोजन का अवशोषण करेंगे, ठीक है। और नाइट्रोजन गैस को यानी कि मतलब पहले तो राइजोबियम जीवाणु है वो नाइट्रोजन का सीधे ही अवशोषण करेंगे और नाइट्रोजन गैस को जीवाणु द्वारा ग्रहण कर नाइट्रोजन यौगिक में बदल देते हैं। जब ये जीवाणु नाइट्रोजन गैस को ग्रहण करते हैं और तो ये बाद में ये जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिक में बदलती है। नोट, पौधों में नाइट्रोजन गैस को ग्रहण नहीं करते, यानी पौधे वो सीधे तो नाइट्रोजन गैस को ग्रहण नहीं करते परंतु नाइट्रोजन यौगिक को जरूर ग्रहण करते हैं। ये आपको चीज़ याद रखना ज़्यादा जरूरी है। ये नाइट्रोजन यौगिक पौधों या फसलों द्वारा ग्रहण की जाती है, यानी कि जीवाणु द्वारा जो नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में बदलते हैं ना, ये पौधे या फसलों द्वारा ग्रहण की जाती है। जब इन पौधों को मनुष्य या जंतु खाते हैं तो खाने के बाद उत्सर्जन करते हैं या मृत हो जाते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन यौगिक वो नाइट्रोजन गैस में बदल जाते हैं। क्योंकि मनुष्य उत्सर्जन करते हैं तो नाइट्रोजन गैस बनती है। जब जंतु मरते हैं तो जीवाणु द्वारा अपघटन कर नाइट्रोजन यौगिक को नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं। यह नाइट्रोजन गैस वापस वायुमंडल में चली जाती है। इस प्रकार जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता रहता है, ठीक है। ये देखो इसका चक्कर, यानी कि नाइट्रोजन गैस है और ये मिट्टी में नाइट्रोजन गैस का जीवाणु द्वारा ग्रहण, यानी कि जो मिट्टी में जो जीवाणु होते हैं ना वो नाइट्रोजन गैस को ग्रहण करते हैं और ग्रहण करने बाद ये जीवाणु है वो नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन यौगिक में बदल देते हैं, ठीक है। और जब ये नाइट्रोजन यौगिक में बदल देते हैं तो जो मिट्टी में उपस्थित पेड़ पौधे हैं उगे हुए वो इस नाइट्रोजन यौगिक को ग्रहण करते हैं, ठीक है। और जब इन पेड़ पौधों को मनुष्य या जीव जंतु खाते हैं और इनके बाद में खाने के बाद में जब मनुष्य या जीव जंतुओं का मतलब उत्सर्जन करते हैं या मरते हैं ये वापस वो नाइट्रोजन यौगिक है वो नाइट्रोजन गैस में बदल जाती है और ये नाइट्रोजन गैस वापस वायुमंडल में चली जाती है। इस प्रकार से ये चक्कर चलता रहता है। तो इस प्रकार हमने सूक्ष्म जीवों के बारे में अध्ययन किया था, यानी कि सूक्ष्म जीवों को 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। जीवाणु है, कवक है, प्रोटोजोआ और शैवाल। इसके बाद में एक वायरस, मतलब जीवाणु से कौन कौन से रोग होते हैं और पद में सूक्ष्म जीवों के क्या उपयोग है और क्या हानियाँ हैं। इसके बाद हमें नाइट्रोजन के बारे में अध्ययन किया था, ठीक है। और अब हम मिलेंगे अगले कंटेंट के साथ, तब तक के लिए ओके, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।